हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं लीगल पेडागोजी। ये एक छोटी सी शुरुआत है लीगल पेडागोजी की तरफ से आपके सारे सेमेस्टर एग्जाम के सब्जेक्ट्स को स्क्रैच से कवर करने की। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सीरीज़ के थ्रू हम सभी टॉपिक्स को अलॉन्ग विद इम्पॉर्टेंट केस लॉज कवर करें और यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर सकें। इस सीरीज़ का पहला सब्जेक्ट रहने वाला है लॉ ऑफ टॉट। अब चाहे आप लॉ ऑफ टॉट कहें या लॉ ऑफ टॉट्स, ये आपकी मर्जी, दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है ये अभी हम आगे जानेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज टॉट। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे ये वर्ड टॉट है क्या। देखिए, ये जो वर्ड टॉट है ये एक लैटिन टर्म से डिराइव्ड है और वो लैटिन टर्म क्या है? टॉटम। अब ये एक ऐसा ज्ञान है जो कोई भी यूट्यूब पे या किसी भी तरीके से टॉट पढ़ाता है तो ये ज़रूर देता है, तो ये डेफिनेटली आप दोबारा कभी सुन रहे होंगे, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन ताकि एक फ्लो बना रहे हम भी इसको दोबारा देखते हैं। तो ये जो टॉट है ये लैटिन टर्म टॉटम से डिराइव्ड है और इस लैटिन टर्म टॉटन का मतलब होता है ट्विस्टेड या फिर क्रूड। इसका मतलब क्या है? अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हर सोसाइटी आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप लॉफुल बिहेवियर फॉलो करें, आपके एक्ट्स जो हों वो लॉफुल हों। यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है लॉफुलनेस। तो हर एक सिटीजन से, हर एक पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा कि आप एक स्ट्रेट लाइन बिहेवियर, एक सीधा सीधा सिंपल बिहेवियर फॉलो करें जो कि लॉफुल हो। ठीक है, लेकिन जब अलग अलग लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है, तो वो लोग कुछ ऐसा ट्विस्टेड पैटर्न शो करते हैं, यानी कि वो इस लॉफुल लाइन से थोड़ा डेविएट हो जाते हैं और ट्विस्टेड बिहेवियर, ट्विस्टेड पैटर्न शो करते हैं। और जैसे ही वो ये ट्विस्टेड पैटर्न या ट्विस्टेड बिहेवियर शो करते हैं तो ऐसे में वो एक रॉन्ग कमिट कर देते हैं दूसरे पर्सन के प्रति। इसी रॉन्ग को हम कहते हैं टॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास राइट है कि मैं म्यूज़िक प्ले करूं, लेकिन मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं 10 बजे के बाद एक लाउड म्यूज़िक को प्ले करूं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए 10 बजे के बाद बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक जो है बजा रहा है, जिसकी वजह से जो पर्सन बी है उसको डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है। अब देखो, किसी भी सोसाइटी में एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये पर्सन ए थोड़ी धीमी वॉल्यूम पे 10 से पहले पहले जो भी पार्टी करना है कर ले, लेकिन अगर उसके बाद ये बहुत हाई वॉल्यूम पे बहुत तेज़ म्यूज़िक बजाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ना बजाए, लेकिन वो ऐसा कर रहा है। इसका मतलब वो अपने पैटर्न में एक ट्विस्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन बी है इसके साथ एक रॉन्ग कमिट हो रहा है। इसी रॉन्ग को, इसी एक्ट को हम बोलते हैं टॉट। ठीक है, अब देखते हैं कि ये टॉट एक अलग से ब्रांच है लॉ की। आपने देखा होगा कि जितने भी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं सबकी एक बेयर एक्ट आती है, लेकिन लॉ ऑफ टॉट की कोई बेयर एक्ट नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉ दो तरीके से बनता है। एक होता है जो कि लेजिस्लेचर लॉ को बनाते हैं, लेजिस्लेट करते हैं, एक स्टैट्यूट होती है, एक किताब होती है जिसको फॉलो किया जाता है। वहीं दूसरे लॉज होते हैं जो कि जुडिशियरी मेड होते हैं। अब क्या जुडिशरी भी लॉ बनाता है? जुडिशरी का काम तो लॉ बनाना नहीं था, इंटरप्रेट करना था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ऐसी बहुत सी सिचुएशन जुडिशरी के सामने आती है जिसपे पहले से कोई लॉ नहीं बना हुआ। तो ऐसे में जुडिशरी क्या करती है, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं कि इन सिचुएशंस में क्या होना चाहिए, और लेटर ऑन वही गाइडलाइंस आगे तब्दील हो जाती हैं स्टैट्यूट में लेजिस्लेचर के द्वारा लेजिस्लेट होने के बाद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विशाखा गाइडलाइंस, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी वही आगे जाकर के एक एक्ट में तब्दील हो गई। तो ऐसे ही ये जो हमारा टॉट है ये एक जुडिशरी मेड लॉ है, इसको लिखा नहीं गया, इसको कोडिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसकी कोई बेयर एक्ट नहीं आती है। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ टॉट के पीछे प्रिंसिपल क्या है। देखो, एक सोसाइटी में जो भी लॉज आते हैं, एक सोसाइटी के अंदर जितने भी लॉज आते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग होती है, तभी वो लॉज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के बीच में ट्रेड बढ़ गया, लोग आपस में ट्रेड करने लगे तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच भी हुआ, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स। वैसे ही लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया, सोसाइटी में लोग एक दूसरे को मारने लगे, क्राइम बढ़ने लगा, तो उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आया इंडियन पीनल कोड, जो कि अब बीएनएस है। तो ऐसे ही सोसाइटी में प्रेवलेंट कंडीशंस के बेसिस पर ही लॉज को बनाया जाता है। तो ऐसे ही टॉर्ट का जो लॉ है इसके पीछे भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लॉ ऑफ टॉर्ट के पीछे जो है वो है उबी जस
ईबी रेमेडियम, जो कि ये कहता है दैट फॉर एवरी रॉन्ग लॉ हैज़ टू प्रोवाइड अ रेमेडी, या फिर फॉर एवरी रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम कभी भी किसी पर्सन को कोई राइट देते हैं कि आपके पास राइट है, राइट टू स्लीप पीसफुली, है ना, ये हमने राइट दी, लेकिन अगर उस राइट को बैकअप हमने एक रेमेडी के साथ नहीं करा, यानी कि अगर उस राइट का कभी वायलेशन हुआ तो आपके पास क्या रेमेडी है, अगर हमने वही प्रोवाइड नहीं करी तो उस रेमेडी का कोई मतलब नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू स्लीप आपको दे दी जाए लेकिन इस राइट को आप इन्फोर्स ना कर सकें, तो उस रेमेडी का फ़ायदा ही क्या हुआ? तो ऐसी रेमेडी क्या, अगर रेमेडी नहीं दी तो ऐसी राइट क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए लॉ ऑफ टॉट के पीछे जो सबसे बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है वो है उबी जस इबी रेमेडियम। दैट इज, अगर कभी भी कोई राइट प्रोवाइड की जा रही है तो उस राइट का जैसे ही इन्फ्रिंजमेंट होता है तो जुडिशरी का, लॉ का, लेजिस्लेचर का, सबकी ड्यूटी है कि वो उसकी रेमेडी भी प्रोवाइड करें। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि लेजिस्लेचर हमेशा फोर्स ही कर सके आने वाली सिचुएशंस को कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास फ्लाइंग कार नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में फ्लाइंग कार्स का ज़माना आ जाए। अब फ्लाइंग कार्स जब आएंगी तो उसका लॉ हम अभी से कैसे बना सकते हैं? फ्लाइंग कार्स आएंगी और हो सकता है उनके एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ और लॉज होने चाहिए। अब वो हवा में जो एक्सीडेंट होगा वो अभी हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब ऐसी जो सिचुएशन है जिसको हम पहले से अज्यूम नहीं कर सकते, पहले से फोर्स ही नहीं कर सकते, तो ऐसे में हमारे देश में एक लीगल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हमारे पास कोई लॉ नहीं है। अब लॉ नहीं है तो क्या रेमेडी भी नहीं देंगे? रेमेडी देना ज़रूरी होता है। तो वही टॉट आता है इनटू पिक्चर। तो हमारी जुडिशरी अपना जुडिशियल माइंड लगाकर इक्विटी के प्रिंसिपल के बेसिस पर, इक्विटी को लगाते हुए जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए टॉट की मदद लेकर रेमेडी प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो उसके पास आए हैं रेमेडी सीख करने के लिए। तो ये थे दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। दूसरा है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या है, लॉ ऑफ टॉट को लगाना है। अब दो लोग हैं, वही सेम एग्जाम्पल, 10 बज गए हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक जो है प्ले कर रहा है। वहीं 10 बजे दूसरा इंसान जिसको कल जाना है अपने कॉलेज, वो यहाँ सोने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। तो लॉ ऐसा नहीं है कि इस इंसान को बोल देगा कि आप कभी भी म्यूजिक ही नहीं प्ले करेंगे, ना ही लॉ ये बोल सकता कि ये इंसान कभी सोएगा ही नहीं। लॉ का काम है कि इन दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग क्रिएट हो। तो बैलेंस ये हुआ कि 10 बजे तक टिल 10 आप प्ले कर सकते हैं म्यूजिक एक नॉर्मल साउंड में, लेकिन 10 बजे के बाद आप तेज म्यूजिक को प्ले नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ, दोनों ही इंडिविजुअल्स के बीच में एक बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो हमारा लॉ ऑफ टॉट भी बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की ही बात करता है। तो 3 प्रिंसिपल्स लॉ ऑफ टॉट के पीछे हैं। पहला उबी जस इबी रेमेडियम, दूसरा है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा है लीगल वैक्यूम को मिटाना। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि अलग अलग जूरिस्ट ने दी हैं अपने हिसाब से कि लॉ ऑफ टॉट या टॉट जो है वो क्या होता है। अब इन डेफिनेशंस को करने से पहले इनमें यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स हैं, उनको हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, एक टॉट कब अराइज होता है, अकरेंस ऑफ टॉट, टॉट कब होता है? जब भी कोई एक इंसान अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है। मेरी ड्यूटी थी कि मैं 10 बजे के बाद म्यूज़िक तेज़ ना प्ले करूं, लेकिन मैंने फिर भी प्ले किया, तो मैंने ड्यूटी ब्रीच की। अब उस ड्यूटी के ब्रीच होने से सामने वाले की राइट टू स्लीप पीसफुली वायलेट हुई। अब वो वायलेट होने की वजह से उसको हार्म कॉज हुआ, वो सो नहीं पाया, जिसकी वजह से वो अगले दिन कॉलेज नहीं जा पाया, उसकी पढ़ाई का नुकसान हुआ। तो अब हमारी ड्यूटी है कि हम उसको रेमेडी दें। अब रेमेडी मतलब कॉम्पनसेट करें, ठीक है। तो लॉ ऑफ टॉट के थ्रू बेसिकली काम ये नहीं होता कि हम पनिश कर रहे हैं सामने वाले को, वो क्रिमिनल लॉ का काम है, लेकिन इसके थ्रू हमारा काम होता है एक रेमेडी प्रोवाइड कर पाना सामने वाले पर्सन को जिसने हार्म एंड्योर किया है। तो लॉ ऑफ टॉट का काम है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना। अब क्या होता है, रेमेडी अलग अलग तरीके की होती है। एक होती है लिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में, और दूसरी होती है नॉन लिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में। लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो कि पार्टीज़ जो आपस में डील करने वाली हैं वो पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं, और नॉन लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जब वो पार्टीज़ पहले से डिसाइड नहीं करती, उनके साथ रॉन्ग अचानक कमिट हुआ होता है। तो आप खुद लॉजिकली सोच के बताइए, लॉ ऑफ टॉट में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं या नॉन लिक्विडेटेड? नॉन लिक्विडेटेड डैमेजेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस इंसान ने 10 बजे म्यूज़िक तेज़ प्ले करा और जिस इंसान को सोना था, उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ है पहले से। ये तो ऐसी सिचुएशंस हैं जो पहले से डिसाइडेड नहीं हैं। क्योंकि ये सिचुएशंस पहले से डिसाइडेड नहीं है, इनमें नॉन लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो होते हैं वो दिए जाते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है।
दूसरा हमें ये जानना है कि राइट्स कितने टाइप की होती हैं। राइट्स होती हैं दो टाइप की, एक होती है राइट्स इन रेम, दूसरी होती है राइट्स इन पर्सोनम। राइट्स इन रेम का मतलब वो राइट्स जो अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज आपके पास हैं। इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन ए का घर है। अब ये पर्सन ए के घर के बाहर का जो स्पेस है वो उसका पार्किंग स्पेस है और यहाँ पर वो अपनी कार को खड़ा करता है। अब ये जो इसके पास राइट है कि वो अपनी गाड़ी वहाँ खड़े करे, वो उसके पास अगेंस्ट होल वर्ल्ड है, यानी कि उस गली में, उस शहर में, उस जगह पे कोई भी इंसान जो है उसके पास ये अंडरस्टूड बात है कि ये पार्किंग स्पेस ए का है। इसके लिए उसे जाके एक इंडिविजुअल को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के नीचे स्पेस है, वो आपका पार्किंग स्पेस है, आप वहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे। तो ये जो आपकी राइट है ये अगेंस्ट होल वर्ल्ड एट लार्ज, एक ही समय पे एक ही बारी में ये पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है। पूरी दुनिया को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये अवेयर होनी चाहिए, ठीक है। वहीं इन पर्सोनम का मतलब जब दो जने, पर्सन ए और पर्सन बी ने आपस में डील किया कि मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा और इन रिटर्न तुम मुझको 5 चेयर दोगे। तो ये जो राइट है एक दूसरे के अगेंस्ट, अगर ए ने बी को ये पैसे दे दिए तो उसकी राइट है कि उसको ये चेयर्स डिलीवर की जाएं। तो ये राइट जो ए की है ये अगेंस्ट एन इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल इस केस में है बी। तो जो राइट्स हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट इन्फोर्स करते हैं वो होती हैं इन पर्सोनम, लेकिन जो राइट्स हमारे पास अगेंस्ट होल वर्ल्ड होती हैं वो होती हैं राइट्स इन रेम। टॉट में हम जो बात करते हैं वो होती हैं राइट्स इन रेम की। अब आते हैं लॉ की एक बार ब्रांच देखते हैं। लॉ बेसिकली दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइडेड है, एक है क्रिमिनल लॉ की ब्रांच और एक है सिविल लॉ की ब्रांच। टॉट एक अलग से ब्रांच है जो कि सिविल लॉ का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। देखिए, सिविल लॉ वो होता है जिसके अंदर राइट्स इन पर्सोनम होती हैं, यानी कि दो इंडिविजुअल एक दूसरे से डील कर रहे हैं और अपने आप राइट्स क्रिएट कर रहे हैं। वो राइट्स पहले से डिसाइडेड नहीं है, दो लोगों ने खुद डिसाइड किया कि हम 2,000 रुपये में 2 क्विंटल सेब खरीदेंगे। तो ये जो टर्म्स हैं ये पार्टीज़ ने खुद आके डिसाइड करी हैं और ये जो राइट्स हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, ये एक ही दूसरे के अगेंस्ट ही इन्फोर्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट करा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए जाके सी को बोले कि मेरा तो बी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब तुम मुझे पैसे दो। बहुत वेग है ये बात। तो दूसरा है, जब भी हम बात करते हैं सिविल लॉ की उसमें डैमेजेस होते हैं लिक्विडेटेड। क्यों? ये जो दोनों पर्सन हैं इन दोनों ने आपस में पहले से डिसाइड करी हुई हैं कुछ टर्म, जैसे कि 2,000 रुपये। तो ऐसे केसेस में अगर कल को ब्रीच हो जाए तो हमें एक दूसरे को क्या अमाउंट देना होगा वो पहले से प्री डिटर्मिन्ड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। दूसरा है, इसमें है एग्जाम्पल आपको दे दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा है क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, जो भी राइट्स हैं वो अगेंस्ट होल वर्ल्ड होती हैं। राइट्स अगेंस्ट इंडिविजुअल नहीं है। मेरे पास राइट है टू सेफ्टी, वो अगेंस्ट होल वर्ल्ड है, यानी कि पर्सन ए सिर्फ मेरा मर्डर नहीं, कोई भी इंसान मेरा मर्डर नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा है, इसके अंदर ना कॉम्पनसेशन नहीं दी जाती, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो क्राइम है वो इतना ब्रूटल है कि उसको कॉम्पनसेशन या कुछ पैसे देके आप कॉम्पनसेट कभी नहीं कर सकते। इसीलिए ये प्यूनिटिव नेचर का होता है, यानी कि सामने वाले को पनिश करने के लिए उसमें फाइन इम्पोज होते हैं। लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पर अब कॉम्पनसेशन भी दी जाती है, जैसे एसिड अटैक के विक्टिम्स को, और इसका एग्जाम्पल है मर्डर, रेप, एसिड अटैक एट्सेट्रा। अब ये जो टॉट है इसमें क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के दोनों ही थोड़े थोड़े एसेंशियल्स दिखेंगे। सबसे पहला है कि ये राइट इन रेम की बात करता है, यानी कि राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। ये हो गया आपका क्रिमिनल लॉ का फीचर। वहीं ये बात करता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी कि ये भी हो गया क्रिमिनल लॉ का फीचर। इसमें डैमेजेस पहले से प्रीफिक्स नहीं होते और ये तो बहुत लॉजिकल है, क्योंकि टॉट जो है ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो पहले से पता ही नहीं थी होंगी, तो इसमें डैमेजेस भी हैं अनलिक्विडेटेड। इसका एग्जाम्पल है नेग्लिजेंस और असॉल्ट। अब आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हम किसी भी एक्ट को चेम्बर, जो गैस फिक्स चेम्बर्स हैं उसमें अलग से फिक्स नहीं कर सकते। कभी कभार इनके बीच में जो है ओवरलैपिंग भी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, डेफेमेशन जो है वो एक टॉर्ट भी है और एक क्राइम भी है, एक ऑफेंस भी है। नेग्लिजेंस भी एक टॉर्ट भी है और एक क्राइम भी है। तो यानी कि ये कोई एयर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, इनके बीच में ओवरलैपिंग भी हो सकती है। अब जो भी विक्टिम है ये उसकी मर्जी है कि वो उस इंसान के अगेंस्ट टॉर्ट के अंदर कॉम्पनसेशन चाहता है या क्रिमिनल लॉ के थ्रू उसको पनिश करना चाहता है। और अगर वो पर्सन चाहे तो दोनों ही चीज़ें इन्फोर्स कर सकता है, यानी कि उस इंसान को पनिश भी करवा सकता है, साथ ही साथ उस एक्ट के अगेंस्ट कॉम्पनसेशन भी ले सकता है। तो अब अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं तो एक बार हम पढ़ लेते हैं कुछ डेफिनेशंस को टॉर्ट की। देखिए, वो जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना कि टॉर्ट होता है कि टॉर्ट्स होता है, उसका जवाब आपको इसी स्लाइड में दिखेगा।
दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन आपकी चॉइस है कि आप क्या बोलना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सामंड की थ्योरी से। सामंड की डेफिनेशन जो है वो ये कहती है दैट टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज tort is a civil wrong for which remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or breach of trust। अब इसमें इन्होंने इतना कहा है कि सामन का कहना इतना है कि टॉर्ट मतलब आपने जो है कोई भी एक सिविल रॉन्ग कमिट किया है, उस सिविल रॉन्ग के अगेंस्ट आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे, लेकिन वो सिविल रॉन्ग जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि इन्होंने बोला सिविल रॉन्ग्स होते हैं इतने सारे, उसमें से कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच और ट्रस्ट का ब्रीच हटा दो, जो बचा वो हो गया आपका लॉ ऑफ टॉर्ट, और उसके अगेंस्ट जो है आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिल सकते हैं। अब ये जो सामंड है इनका कहना ये था कि जो टॉर्ट है ना वो फिक्स्ड होते हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं पिजन होल थ्योरी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पिजन होल थ्योरी। इनका कहना ये था कि ये पर्टिकुलर 8 टॉर्ट है, मान लीजिए, ठीक है, ये 8 टॉर्ट हैं। जो भी एक्ट कमिट हुआ है, अगर वो एक्ट इनमें से किसी भी होल में अगर फिक्स हो पा रहा है तो उसको टॉर्ट का बेनिफिट यानी कि टॉर्ट के अंदर रेमेडी मिलेगी, और अगर वो इंसान इनमें फिक्स नहीं हो पाया तो उसको टॉर्ट के अंदर कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। यानी कि इन्होंने काफ़ी नैरो अप्रोच को अपनाया, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने नैरो कर दिया टॉर्ट के स्कोप को, और इन्होंने टॉर्ट को जो है एक फिक्स लॉ बना दिया, ठीक है। वहीं दूसरी डेफिनेशन है फ्रेजर की, जिनका ये कहना है टॉर्ट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम। इन्होंने मतलब आधी बात बता दी, दैट इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कॉम्पनसेशन। ये सभी डेफिनेशंस थोड़ी अधूरी हैं, कंप्लीटली हर चीज़ की बात नहीं कर रही, ये क्लियरली ये नहीं बता रही कि क्या क्या रॉन्ग, ये एवॉल्विंग डेफिनेशन है या नहीं, रेमेडी किस किस टाइप की हो सकती है, सब थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। वहीं आती है एक विनफील्ड की डेफिनेशन जो कि काफ़ी कंप्लीट है और अच्छी है। विनफील्ड की डेफिनेशन कहती है टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ये फोकस करते हैं ड्यूटी पे। विनफील्ड की डेफिनेशन फोकस कर रही है ड्यूटी पे कि हर एक इंडिविजुअल की एक ड्यूटी है, अगर उस ड्यूटी का आप ब्रीच कर देते हैं, ठीक है, और वो ड्यूटी किसने फिक्स की है, लॉ के द्वारा फिक्स की गई है, तो लॉ ने आपकी एक ड्यूटी फिक्स की है, उस ड्यूटी का अगर आप ब्रीच कर देते हैं तो आपको उस ब्रीच की वजह से अनलिक्विडेटेड डैमेजेस देने होंगे उस इंसान को जिसका नुकसान हुआ है। ये जो विनफील्ड की थ्योरी है, विनफील्ड की डेफिनेशन है, उसको हम बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल थ्योरी। सामंड की थ्योरी को बोलते हैं पिजन होल थ्योरी, वहीं जो विनफील्ड की थ्योरी है उसको बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल थ्योरी। इनका कहना है उबी जस इबी रेमेडियम, फॉर एवरी रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी। कुछ फिक्स टॉट नहीं होते हैं, तो जैसे इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था, इन्होंने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करा, इन्होंने बहुत ही ब्रॉडर डेफिनेशन दी है। इसीलिए जो सामंड है उसका कहना है लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ टॉर्ट्स हैं, बस वही टॉर्ट है और कुछ नहीं। वही विनफील्ड का कहना है लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, यानी कि टॉर्ट अनलिमिटेड है, कोई भी चीज़ टॉर्ट हो सकती है, बस वो इंग्रेडिएंट्स फुलफिल करें। तो ये अब आपके ऊपर है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलना है कि लॉ ऑफ टॉर्ट बोलना है। वहीं फ्रेडरिक पोलॉक की डेफिनेशन है इट इज़ एन एक्ट और ओमिशन, जो कि बहुत अच्छा है। ये अभी तक किसी ने बात नहीं करी एक्ट और ओमिशन की, क्योंकि हमेशा टॉर्ट सिर्फ एक एक्ट नहीं होता, कभी कभार ओमिशन भी है। अगर आपकी कोई ड्यूटी थी वो करने की और वो आपने नहीं करी, यानी ओमिट किया, वो भी तो एक रॉन्ग हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरी ड्यूटी है, मैं एक लाइफ गार्ड हूँ किसी स्विमिंग पूल की जगह पर, ठीक है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं डूबते हुए इंसान को बचाऊं, लेकिन मैंने वो ड्यूटी नहीं परफॉर्म करी तो भी तो मैंने कुछ गलती करी है। तो ड्यूटी को ओमिशन या एक्ट दोनों में उन्होंने डाला कि जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है वो एक्ट के थ्रू भी हो सकती है, जान के आपने तेज़ म्यूजिक बजा दिया, या फिर आपकी कोई ड्यूटी थी वो आपने परफॉर्म नहीं करी तब भी आपने एक रॉन्ग कमिट किया, ठीक है। तो इन्होंने डिफाइन किया है टॉर्ट एक एक्ट या ओमिशन है जिसकी वजह से हार्म हो रहा है टू अ पर्सन, ठीक है, और इसमें भी इन्होंने ये कहा है कि आप इसके बदले में डैमेजेस दे सकते हैं। तो ये भी एक डेफिनेशन, एक अच्छी डेफिनेशन है। उसके बाद हमारा खुद का लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2M जो है वो टॉर्ट को डिफाइन करता है, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है, बहुत ब्रॉड डेफिनेशन नहीं है। इसमें बस इतना बोला है ये एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन मतलब इनका कहना है टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, इतना बड़ा होता है सिविल रॉन्ग,
जिसमें से आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकाल दो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को बाहर निकाल दो, इन दो चीज़ों को बाहर निकाल दो कि तो जो बच गया वो लॉ ऑफ टॉट है। तो ये इनकी डेफिनेशन है जो कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव है। आई होप आपका आज का सेशन अच्छे से समझ आया हो। आने वाली और सीरीज़ में और क्लासेस में हम और चीज़ें इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो इस चैनल से ज़रूर बने रहें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।